हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने लोकसभा के बारे में जाना कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से सरकार कैसे बनती है, अपोजिशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लोकसभा कि लोकसभा का टोटल तौर पे देखा जाए तो क्या क्या काम होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। जो सबसे ज़रूरी काम होता है लोकसभा का वो होता है टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव्स का क्या मतलब है? द एग्जीक्यूटिव इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, तो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना ये काम है एग्जीक्यूटिव्स का। The executive branch consists of the president, vice president, the prime minister and the council of ministers। अब ये executive branch में कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर तमाम तरह के काम करवाने के लिए अपनी ही पार्टी में से चुनता है अलग अलग लोगों को, जिनको प्राइम मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट देता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनाता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये सब तमाम लोग मिलकर बनाते हैं एग्जीक्यूटिव। ये एक फंक्शन, एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। अब जैसे आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। ये 3 हिस्से मिल के बनाते हैं सरकार को। और जो चौथा पार्ट कहा जाता है वो होता है मीडिया। तो ये बेसिकली 4 स्तंभ हैं जिन पे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र टिका होता है। तो एग्जीक्यूटिव ये एक ब्रांच है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ देखता है जुडिशियरी, यानी कि जो अदालतें होती हैं, और आम आदमी की आवाज़ को उठाता है मीडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। अब हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? जो रूलिंग पार्टी है लोकसभा की, लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा एमपी जिस पार्टी के पास हैं, उस पार्टी का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं पार्लियामेंट में, उनमें से जो ग्रुप गवर्नमेंट बनाता है उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हिम टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने ही ग्रुप में से अलग अलग लोगों को चुनता है अलग अलग काम करने के लिए। These ministers then take charge of different areas of government like health, education, finance। अब हेल्थ का जो जैसे मान लीजिए सेक्टर है, तो एक आदमी को हेल्थ सेक्टर दे दिया, एक आदमी को एजुकेशन सेक्टर दे दिया, एक आदमी को फाइनेंस सेक्टर दे दिया। तो इस तरीके से अलग अलग काम को अलग अलग मिनिस्टर्स और अलग अलग मिनिस्ट्री देता है प्राइम मिनिस्टर। If any single party is not able to get majority required to form a government, they will join together with different political parties who are interested in similar concerns to form a coalition government। अब मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ना ला पा रही हो लोकसभा में, तो क्या करेंगे? दे विल ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ेंगे हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स, जिनके सोचने का, काम करने का तरीका एक जैसा है, ठीक है, जिनके कंसर्न्स सिमिलर हैं, टू फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। उनके साथ मिलके ये बनाएंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। और ये कब होगा? अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिल रही हो तो। अब अगला मुद्दा आता है राज्यसभा। The Rajya Sabha functions primarily as the representatives to the states of India। राज्यसभा का बेसिक तौर पे काम ये है कि ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया को, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करता है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम ये होता है किसी भी आइडिया को किसी कानून में बदलना। जब किसी आइडिया को पार्लियामेंट अपनी मंजूरी दे देता है तो वो आइडिया एक कानून बन जाता है।
तो ये काम है पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो होता ये है कि आमतौर पे जब कोई नया कानून बनना होता है तो ये काम करते हैं आमतौर पे लोकसभा के लोग। तो लोकसभा से कोई कानून जब बनना शुरू होता है तो उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है कि हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा एक कानून बने। वो ड्राफ्ट फिर भेजा जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा उस कानून पे फिर चर्चा करता है, उस कानून में क्या क्या चेंज किए जा सकते हैं उस पर चर्चाएं होती हैं। इसके बाद राज्यसभा जब उस कानून को पास करता है तो वो कानून जाता है प्रेसिडेंट के पास। तब प्रेसिडेंट उस कानून पे साइन करता है, तब वो कानून लागू होता है कि हाँ, अब ये आइडिया एक कानून बन गया है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। राज्यसभा भी ये काम कर सकता है कि वो कोई कानून इनिशिएट कर सकता है, किसी ख्याल को एक ड्राफ्ट बना सकता है और लोकसभा के पास भेज सकता है कि आप बताओ इसमें क्या किया जाए। तो राज्यसभा के पास ये पावर भी होती है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। ये किसी कानून को इनिशिएट कर सकता है राज्यसभा। एंड एनी बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए उसे पास होना पड़ेगा राज्यसभा से। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। अब राज्यसभा का इस तरीके से बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है रिव्यू करने के लिए और ऑल्टर करने के लिए। अब रिव्यू यानी कि लोकसभा से जो कानून आया राज्यसभा में कि हम ऐसा ऐसा एक ड्राफ्ट है कि ऐसा ऐसा कानून बनाने की सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को रिव्यू करना कि दोबारा से उस चीज़ पे चर्चा करना, और ऑल्टरिंग यानी कि अगर कुछ खामियां लग रही हैं तो उन चीज़ों में कुछ चेंजेस करना। तो ये काम है राज्यसभा का। The members of the Rajya Sabha are elected by elected members of the legislative assemblies of various states. अब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये आते कहाँ से हैं? जो अलग अलग स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जो अलग अलग ये स्टेट्स की जो विधानसभा है, उन लोगों के मेंबर चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो इस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं किनसे? अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हैं उनसे। अब हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के और क्या क्या अलग अलग काम होते हैं। तो पार्लियामेंट जब हम कहते हैं तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं और दोनों हाउसेस के अगर मेंबर्स को मिला लिया जाए तो टोटल होते हैं 790 मेंबर्स। ये इलेक्टेड मेंबर्स 790। अब ये 790 लोग पूरे देश भर से चुनकर आए हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश को। अब ये 790 लोगों के हाथ में ही तमाम बागडोर है पूरे देश की, और इनके काम क्या क्या हैं ये डिस्कस करते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब जो देश भर से लोग चुनकर आए हैं पार्लियामेंट में, इन्हीं का काम है कि इन्हीं में से एक ग्रुप देश की सरकार बनाएगा। तो इनका काम क्या है सबसे पहले पार्लियामेंट का, कि ये चुनेंगे कि देश की सरकार कौन सा ग्रुप बनाएगा, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। इसके अलावा टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो सरकार बनेगी उस सरकार को तमाम तरह के काम करने पड़ेंगे। इस पूरे दौरान इस सरकार को कंट्रोल करना, सरकार को गाइड करना और सरकार को इन्फॉर्म करना, ये पार्लियामेंट का काम है। और पार्लियामेंट ये काम करता कैसे है? द पार्लियामेंट व्हेन इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर का मतलब ये होता है, जब भी पार्लियामेंट का कोई भी सेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में 1 घंटा रखा जाता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में तमाम तरह के एमपीज सरकार के लोगों से सवाल पूछते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हुई, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी प्लानिंग हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या खामियां आ रही हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तमाम एमपीज से। और इस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो सरकार को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है। और इसके अलावा लॉ मेकिंग। अब पार्लियामेंट का काम है कि पार्लियामेंट तमाम तरह के कानून बनाती है, इसीलिए वो पार्लियामेंट है। तो ये बेसिकली काम होते हैं पार्लियामेंट के। अब हमारा अगला टॉपिक है क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर का जो बेसिक मतलब होता है मैं आपको समझा चुका हूँ।
अब आगे देखते हैं इसके बारे में। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। एलिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना। तो क्वेश्चन आवर एक बहुत खास मीडियम है जिससे जो MPs हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सरकार की तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, क्या है क्या नहीं, तमाम तरह की चीज़ें। दिस वे पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से सवाल पूछ के पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव्स को। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people. अब जब तमाम MPs सरकार से सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये काम हो रहा है तो ये काम कितना आगे बढ़ पाया है, ये कब तक कंप्लीट होगा, इस तरीके के जब तमाम तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो सरकार को अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता चलता है और सरकार अलर्ट होती है कि अगर कहीं पे भी कोई गलती हो रही है, कोई खामी हो रही है तो सरकार को पता चलेगा। जब सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा 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 क्यों हो रहा है तो सरकार उन मुद्दों पे ध्यान देगी। तो सरकार के लिए फ़ायदा क्या होगा, वो अलर्ट हो जाएगी अपनी कमियों के लिए। और इट ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। अब सरकार एक बार चुन ली गई तो सरकार 5 साल के लिए है। अब 5 सालों में वो जो भी काम कर रही है तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को वो काम अच्छे लग रहे हैं कि खराब लग रहे हैं। तो ये भी पता चलता है क्वेश्चन आवर के ज़रिए। अब लोगों का जो ओपिनियन है ये सरकार को पता चलता है जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे सवाल पूछते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशल टास्क फॉर एवरी MP। अब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पे होती है कि उस पे जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल पूछे। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं यानी कि जो विपक्ष की जो पार्टीज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी ढंग से चल पाए इसके लिए विपक्ष की पार्टियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष की पार्टियां ही सरकार से सवाल पूछती हैं तो सरकार को पता चलता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और इसके अलावा विपक्ष की पार्टियां ही सरकार को जब क्रिटिसाइज़ करती हैं तो सरकार मजबूर होती है थोड़ा सा सही कदम उठाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और जबकि अगर विपक्ष ना हो तो सरकार को ये चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। और जहाँ एक जैसे लोग हो जाते हैं वहाँ फिर वो कितने भी अच्छे हो सकते हैं और कितने भी बुरे हो सकते हैं, तो उन पे कोई लगाम नहीं रहेगी। तो विपक्ष का काम होता है उन पे थोड़ा लगाम रखना कि हाँ वो ज़्यादा खराब की तरफ नहीं बढ़ रहे हों। गवर्नमेंट इज़ केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द MPs। अब जो सरकार है, सरकार हमेशा अलर्ट रहती है कि केप्ट ऑन देयर टोज, ये एक फ्रेज़ है, इस फ्रेज़ का मतलब होता है अलर्ट रहना। तो सरकार हमेशा अलर्ट रहती है जब उससे सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो The MPs have a central role in controlling, guiding and informing Parliament and are a key aspect of the functioning of Indian democracies। अब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है कंट्रोल करने का, गाइड करने का और इन्फॉर्म करने का पार्लियामेंट को, कि तमाम तरह के सवाल पूछ के, तमाम तरह के डिस्कशंस करके ये लोगों के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका चेंज करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सरकार को गाइड करने की कोशिश करते हैं और लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं क्या काम सही हो रहे हैं, क्या काम गलत हो रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट में जो भी लोग हैं वो कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं, समाज के कौन से तबकों से आते हैं। तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस टाइम पे सिर्फ वही लोग चुनाव में हिस्सा ले सकते थे जो, जैसा कि मैंने बताया, जो आदमी हो, पढ़े लिखे हों, जिनके पास प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा जो गरीब थे, जो औरतें थीं, उनको कोई राइट नहीं थे चुनाव में हिस्सा लेने का। तो उस टाइम पे जो भी सरकारें बनती थी उसमें बहुत इलाइट क्लास के लोग ही रहा करते थे। लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो सबको चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिला और सब लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला। तो
इस तरीके से सारी औरतों को और जब आम लोगों को चुनाव में वोट देने का और चुनाव में खड़े होने का राइट मिला, तो अलग अलग सामाजिक स्तरों से लोग आने शुरू हुए और जुड़ने शुरू हुए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब कई सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग पहुंचते हैं पार्लियामेंट में। For example, now there are more rural members and also members from many regional parties. अब पार्लियामेंट में कई सारे आपको गांव देहातों से आए लोग दिखाई दे जाएंगे और इसके अलावा कई सारी रीजनल पार्टीज़ के लोग आपको दिख जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि हाँ, लोग थोड़े बहुत आने शुरू हुए हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स के। ऑल्सो इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। जो दलित वर्ग है समाज का और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके भी लोग अब आने शुरू हो रहे हैं, तो अब उनका भी पार्टिसिपेशन दिखता है पार्लियामेंट में। अब अगला मुद्दा है रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड। अब मार्जिनलाइज्ड का क्या मतलब है? मार्जिनलाइज्ड ये वर्ड आया है मार्जिन से। मार्जिन आपने देखा होगा, सबसे साइड में जो लाइन होती है उसे कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिनलाइज्ड यानी कि कहा जाता है उस वर्ग को जिसे बिल्कुल ही समाज की धारा से हटा के रखा गया है, जिसे कभी कोई बेनिफिट नहीं दिए गए, कभी कोई राइट्स नहीं दिए गए, जिसको बिल्कुल समाज से काट के रखा गया हो, उस वर्ग को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड। कि लोगों ने उससे कभी मतलब ही नहीं रखा, तो वो आदमी वैसा का वैसा ही रह गया, वो कभी डेवलप नहीं कर पाया। Communities that have been historically marginalized should be given adequate representation. अब जितने भी ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, जो ऐसे समुदाय हैं जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज थी, यानी कि वो इतिहास में देखा जाए तो हमेशा से वो मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, उनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, उन्हें उनके हिसाब से सही रिप्रेजेंटेशन मिले, ये होना चाहिए। Keeping this in mind, some seats are reserved in parliament for scheduled caste and scheduled tribe. और यही दिमाग में रख के पार्लियामेंट की कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं। किन लोगों के लिए? जो कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यानी कि जो लोग दलित हैं, और इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जो आदिवासी जनजातियों से आते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से हमेशा ही पीछे रहे, तो उन लोगों के लिए कई सारी सीटें रिजर्व्ड हैं पार्लियामेंट में। This has been done so that MP elected from these constituencies will be familiar with and then represent the Dalits and Adivasi interest in the parliament. अब हमारे देश में MPs का जो सिस्टम है वो ये है कि हर जगह से उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो अब जो ऐसी जगह हैं जहां आदिवासी रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर देश के किसी और कोने से जो आदमी आदिवासी नहीं है, किसी और कोने से आए और उस जगह से चुनाव लड़े और जीत जाए, तो वो आदमी रिप्रेजेंट करेगा उस जगह को। अब उस आदमी को उन आदिवासियों के बारे में पता ही नहीं है, ना उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता है, ना कुछ उनके मुद्दों के बारे में पता होगा। तो इस वजह से वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो भी ऐसे शेड्यूल कास्ट के इलाके हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के इलाके हैं, उन्हें रिजर्व रखा गया कि वहीं का आदमी वहाँ खड़ा होगा चुनाव में, वहीं का आदमी रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में उस जगह को, जिससे कि जो दलित हैं उस जगह के या जो आदिवासी हैं उस जगह के, उनसे वो जुड़ा रहे, उसे पता हो कि इनकी दिक्कत क्या है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो इतना ध्यान में रखा गया हर चीज़ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। This has been done so that MP elected from these constituencies will be familiar with, MP वाकिफ हो उस जगह से, and then represent the Dalits and आदिवासी interest in parliament, और तब वो बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगा तमाम दलितों को और तमाम आदिवासियों को पार्लियामेंट में। अब अगर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की बात करी जाए तो औरतें भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी रही हैं हमेशा से। There should also be reservation of seats for women. औरतों के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए पार्लियामेंट में। This issue is still being debated. और ये जो मुद्दा है कि औरतों के लिए पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, ये आज भी डिबेट का मुद्दा है। 60 years ago, only 4% of the MPs were women. 60 साल पहले इंडियन पार्लियामेंट में सिर्फ 4% औरतें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबव 9%। आज के टाइम में करीब 9%
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरतें हैं। दिस इज स्टिल स्मॉल इफ़ यू कंसिडर दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। देश में जितनी भी जनसंख्या है उनमें से आधे लोग औरतें हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो औरतें पार्लियामेंट में भी 50% होनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामेंट में है सिर्फ 9% के आसपास। अब चलिए बात करते हैं आयरनी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की, कि इंडियन पार्लियामेंट की विडंबना देखिए। ये चीज़ आपके कोर्स में, सिलेबस में ऐसी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा रहे फ्यूचर के लिए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई आप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं, आप पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहे हो कि देश के कुछ काम भी आ सको। तो ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, सबकॉन्शियस में बैठनी चाहिए ये बात। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये किसके हाथ में है? ये 790 लोगों के हाथ में है। ये 790 लोग जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके हाथ में देश की बागडोर है। तो इस वजह से ये 790 लोग जो हैं, इनमें से हर आदमी बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, दूरदर्शी सोच का होना चाहिए कि दूर की सोचे, और इसके अलावा बहुत ईमानदार होना चाहिए अपने काम के लिए। ठीक है, इन 790 में से हर एमपी ऐसा होना चाहिए, तब तो हमारे देश में कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अब अगर बात करें कि एमपी कैसे बनते हैं, तो एमपी बनने के लिए आपको पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। अब आम आदमी जो है उसके पास इतना पैसा और इतने आदमी नहीं होते हैं, तो आम आदमी चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाए ये बहुत मुश्किल होता है। उसे ज़रूरत पड़ेगी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक। और किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव का टिकट किसी आम आदमी को मिले, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। क्योंकि अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आप जाओ और कोई आदमी बोले कि मुझे टिकट चाहिए आपका, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों करोड़ों रुपए की डिमांड करती हैं, और उसके बाद भी श्योर नहीं होता कि ये टिकट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कोई आम आदमी अगर चुनाव में खड़ा होना चाहे तो वो या फिर निर्दलीय खड़ा हो या फिर किसी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी से, और उसमें उसका जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जबकि जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो माफिया हैं, उनके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा होना बहुत आसान है। उन्हें सिर्फ करोड़ों करोड़ों रुपए बस दे देने हैं और उन्हें टिकट मिल जाएगा। और ये लोग क्राइम करके ऐसे वैसे किसी भी तरीके से जीत भी जाते हैं। अभी 2019 लोकसभा इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट आए, 30% लोग जो लोकसभा में चुने गए, 30% एमपीज़ के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, तो 30% लोग जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं वो कितने अक्लमंद होंगे, कितने ऑनेस्ट होंगे, किस तरीके की सोच रखते होंगे, वो तो कहने नहीं। और जो 70% लोग बचे, वो भी ऐसा नहीं कि वो लोग भी बहुत बड़े खास। तो इस वजह से लाइफ में कभी भी आप वोट देना तो हमेशा ध्यान रखना कि आप सही आदमी को वोट देना। वोट देने का सही तरीका यही है कि आप सही आदमियों को वोट करो। सही लोग जब एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ वो बेहतर कर ही देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चेहरे पर वोट दो कि प्रधानमंत्री ये होगा या फिर ये होगा, और आप इस बेसिस पे आप एमपीज़ को वोट दो, तो सारे एमपीज़ ऐसे ही चुन कर आएंगे। सब गैंगस्टर, सब क्रिमिनल, सब माफिया, बिना पढ़े लिखे, बिना एजुकेटेड, ना कोई अकल, ना कोई तमीज़, ना कोई दुनिया को देखने का तरीका, ना कोई जानकारी, ऐसे ही लोग एमपी बनेंगे। और याद रखना, सिर्फ 790 लोग ये देश संभालते हैं। तो हर एमपी जो लायक नहीं और एमपी बन गया तो समझ लीजिए वो किसी काम का नहीं, देश के उल्टा नुकसान ही करेगा। तो ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं जो हमें खुद से सवाल पूछने पे मजबूर करते हैं कि क्या हम सही में एक ट्रू डेमोक्रेसी हैं, और हम इस तरीके के सवाल खुद से पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ख़ास बात है, क्योंकि बाकी देशों में, कई ऐसे देश हैं दुनिया में जो ये सवाल खुद से पूछ भी नहीं सकते हैं, और कई लोग तो आज भी लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन फिर भी दूसरों की ना सोचते हुए हमें खुद ये सोचना ज़रूरी है हम कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं। तो ये था क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 3rd चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।